सो है गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम इस लेक्चर में। इससे पहले हमारे पीएचपी के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑपरेटर के बारे में डिटेल में बात की थी। वहाँ पे हम विद द कोड सारे एग्जाम्पल भी हम लोग समझे थे। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है, इस पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, इसके अंदर किस तरह से ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ों में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी क्लास आपकी थ्योरी की क्लास रहेगी। इसमें मैं आपको कोई कोड नहीं कराने वाला हूँ। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे आज की क्लास का पूरा कोड उसमें कराया जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का समझते हैं कि इसका मतलब रियल में है क्या। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर इसके नाम से ही देखें तो यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कंडीशंस होंगी। अलग अलग काम करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहाँ पे इफ एल्स कंडीशनल, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताओ। तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बता देना उन्हें। ठीक है, किस तरह से थ्योरी लिख के। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इफ। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, यदि। एकदम ध्यान से समझना है। पूरा मैं कॉन्सेप्ट आज का जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, आज क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे इफ का मतलब होता है यदि। अब यहाँ पे यदि का मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं। जैसे कि यदि मैं पढ़ूंगा तो एग्जाम में पास होऊंगा, ये फिर यदि मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरे एग्जाम में और अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो इसमें पहले यदि वाला आ रहा है। अब उसका यहाँ पे रीजन भी बताया जा रहा है कि पहले यदि मैं करूंगा, ये काम करूंगा तभी वो काम होगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर नहीं पढ़ूंगा तो फिर फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आई। पहले क्या है, यदि मैं ये काम करूंगा तभी वो दूसरा काम होगा। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी इफ के अंदर। दूसरा आ जाता है यहाँ पे, यदि मैं काम करूंगा तभी ये काम होगा, वरना फेल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा इफ के साथ एक साथ और एक दूसरी कंडीशन और, जिसे बोलते हैं एल्स। तो इसे हम बोल देते हैं इफ के साथ यहाँ पे अपनी कंडीशन हो जाएगी। अगर ये काम हम करेंगे तो मैं एक बार पूरा ही समझा देता हूँ इसे। इफ, तो यहाँ पे मैंने एक इफ का एग्जांपल बताया। तो इफ का मतलब क्या है, यदि। यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी आपकी, यदि ये काम होगा तो यहाँ पे आपका इको करा दो कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा इफ का यहाँ पे सिंटैक्स हो गया। दूसरा यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट केस बन जाता है वो है इफ के साथ एल्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ पहले तो आपका लगने वाला है ही, इफ के साथ यहाँ पे कंडीशन आएगी एक। अब यहाँ पे एक चीज तो हम इको करा देंगे, और ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना काम तो हमने इसमें कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाता है, वरना ये हो जाएगा। तो वरना के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स। क्या लगाते हैं, एल्स। इसका भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको, और यहाँ पे कुछ इको करा देते हैं। इको मतलब प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर समझें, ये हमारे इफ का सिंटैक्स हो गया। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। सबसे पहले हम इफ एल्स कंडीशन के बारे में समझ रहे हैं। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे आया, इफ निकल के आया कि यहाँ पे कुछ इस तरह से कंडीशन पहले तो तरीके से लगती हैं। दूसरी कंडीशन हमारे किस तरीके से लगती है, इफ के साथ तो हमारी जो चीज स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट होगा ही होगा। उसके साथ अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है, मान लो किसी कारणवश ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, तो उस सिचुएशन पे ये आ जाएगा यहाँ से जंप करके इस वाले स्टेटमेंट में, एल्स वाली कंडीशन पे। और एल्स पे जो भी चीज होगा वो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा दूसरा पॉइंट हो गया एल्स का।
इफ के साथ एल्स। तीसरा यहीं पे आ जाता है हमारे पास, अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन हमारी क्या बनी, इफ के साथ अगर यहाँ पे कंडीशन फॉलो होती है तो ये चीज काम हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करके आपको दिखाई है, जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट प्रिंट ही हो, यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी, दूसरे लॉजिक भी लग सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ऐसे समझे, यदि मैं गेट खोलूंगा तभी बाहर जाऊंगा, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी दूसरी कंडीशन यहाँ पे चलेगी, वरना नहीं चलेगी, है ना। तो ये जो वरना वाला काम है उसे हम बोलते हैं एल्स। तो पहले हमारा इफ से काम होगा, दूसरा यहाँ पे वरना वाला, जो वरना मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, इफ के साथ वरना ये काम हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्स उसे बोलते हैं। तो इफ के साथ दूसरी कंडीशन भी लग जाती है एल्स वाली। अब यहाँ पे तीसरा आ जाता है, इफ के साथ एल्स इफ, फिर लास्ट में एल्स। पहले तो ये, वरना ये, नहीं तो ये, तो तीन कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है उसे मैं इस साइड लिख देता हूं, इफ, इसे और छोटा कर देते हैं, इफ यहां पे कंडीशन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे इको करा देंगे, कुछ भी मैं अभी इको करा रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन कुछ भी लग सकती है, और ये चीज़ यहाँ पे इको हो गया। फिर बाद में इसके बाद एल्स इफ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपकी कंडीशन रहेगी, और यहाँ पे कुछ इको करा देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे जो इफ के साथ जो यहाँ पे एल्स लग रहा था, सबसे लास्ट में एल्स वाला कंडीशन यहाँ पे वर्क करेगी, एल्स, और यहाँ पे आपकी क्या है, इको करा दो कुछ भी, और यहाँ पे इसे बंद कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों ने इफ की कंडीशन कितनी समझी। सबसे पहले हमारा इफ में एक कंडीशन लगी, फिर इफ के साथ साथ वरना वाला काम हुआ, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो सही ये चीज प्रिंट हो जाएगा, वरना अगर किसी कारणवश वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये यहाँ पे दूसरा कंडीशन यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन यहाँ पे लग गई एक साथ। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे कोई कंडीशन आई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अच्छी बात है, ये चीज प्रिंट हो जाएगा, ये फिर ये स्टेटमेंट वर्क कर जाएगी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी है। अगर किसी कारणवश वाली कंडीशन हो जाती है हमारी रॉन्ग, अगर रॉन्ग हो जाती है तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नहीं आएगा, वो जंप होकर कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कंडीशन पे। अब यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाएगा क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये वाली कंडीशन अब सही होती है तो इसके अंदर का चीज जो भी स्टेटमेंट है, जो भी प्रोग्राम लिखा है वो वर्क करेगा। अगर किसी कारण बस ये भी हमारी कंडीशन हो जाती है रॉन्ग हो जाती है तो आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में, और बाय डिफॉल्ट जो भी एल्स के अंदर जो भी है वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इफ के अंदर इतने स्टेटमेंट आ जाते हैं, कुछ इस तरह से ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स बताया है कि किस तरह से यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ एल्स कंडीशन है वो इस तरह से वर्क करती हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे सिंटैक्स देखा है सिंपल सा, हम इस पे पूरा कोड भी करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी एक पीडीएफ के फॉर्म में आपके सामने सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, वहाँ पे सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन जब इसका कोड हम करेंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर पे ही करेंगे, है ना। तो इफ के साथ हमारी ये चीज़ हो गई, ये इफ के साथ एल्स भी हो गया, और इफ के साथ हमारे एल्स इफ और लास्ट में एल्स भी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच जाता है जिसे बोलते हैं स्विच केस। क्या बोलते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्विच केस का रियल में मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने उसमें शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अदर जो भी हैं, तो यहाँ पे कुछ कस्टमर सर्विस भी होती है। आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, वो किसी भी रीजन बस वो प्रोडक्ट आपका अच्छा ना निकला, तो आप उसे कुछ रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उसे रिटर्न भी करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए उनके जो कस्टमर सर्विस के लिए एक उनका मोबाइल नंबर होता है, तो उसमें आप लोग कॉल करते हैं। तो कॉल करते हैं तो उधर से रिस्पॉन्स थोड़ा लेट में मिलता है, और वहाँ पे पहले आपको घुमाता रहता है वो चक्कर में कि अगर आपको इनसे इस पर्पज़ से बात करनी है तो ये बटन प्रेस करें, अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो ये बटन प्रेस करें, इंग्लिश में बात करने के लिए बटन प्रेस करें। आपको जो भी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बटन प्रेस करवाते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो अलग अलग अकॉर्डिंग प्रेस करा रहे हैं बटन को कि ये बटन प्रेस करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो इसके लिए वो सब कुछ जो डिपेंडेंट होता है वो होता है स्विच केस में डिपेंडेंट। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्विच केस हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे जो स्विच केस होता है वो अलग अलग केस में डिफाइंड रहेगा, केस 1, केस 2, केस 3, किस तरह से मल्टीपल केसेस आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ यहाँ पे ब्रेक भी लग जाता है कि अगर केस 1 फॉलो करता है तो वहाँ पे ब्रेक हो जाए, दूसरे केस पे ना पहुँचे,
तो इन सबके लिए बाय डिफॉल्ट एक ब्रेक कीवर्ड भी होता है, वो भी यूज किया जाता है। किस तरह से होता है उसे हम पीडीएफ के फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको जो समझाया उसे आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही चीज थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है कि पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इन पीएचपी वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। अब इसमें कुछ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा अगर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो किसके अंदर आ जाएगा, वो इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। और यहाँ पर दूसरा आ जाता है इफ के साथ एल्स स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूट सम कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक ट्रू के लिए दूसरा और फॉल्स के लिए। अगर कंडीशन किसी तरह फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाले पार्ट में जंप हो जाएगा और उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा वो वर्क करेगी, या फिर अगर इको लगा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखो इफ के साथ एल्स लगा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन चीज प्रिंट हो जाएगा, वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में जंप कर जाएगा और ये चीज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आ जाता है इफ के साथ एल्स इफ और लास्ट में एल्स। तो ये चीज मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड फॉर मोर देन टू कंडीशंस। यहाँ पे एक से अधिक आप कंडीशन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एल्स इफ बनाया है, आप जितनी मन चाहे उतनी एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही बताया था, आप मल्टीपल यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लगा सकते हैं, एक से अधिक यहाँ पे कंडीशन लग सकती है, और लास्ट में आपको एल्स वाली कंडीशन बाय डिफॉल्ट के लिए जरूर लगानी है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वर्क नहीं करती तो एल्स वाली कंडीशन वर्क जरूर करें। अब ये कैसे, कहाँ पे, कैसे क्या करते हैं, हम कोड की हेल्प से सब समझेंगे। फिलहाल भी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसे समझना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्विच केस स्टेटमेंट। और स्विच केस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिलेक्ट्स वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स। इसमें अलग अलग ब्लॉक में सारे केसेस बने रहेंगे, उनमें से कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा और उस पर जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। तो सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे इसका स्विच केस का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है ना। तो आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझ में आएगा रियल में, कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ एल्स इफ और एल्स का मतलब क्या है, और स्विच केस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे इनके एग्जाम्पल्स है, उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका जो सिंटैक्स है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंडीशन है, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी यहाँ पे कोड लिखा जाता है वो कोड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाया जाता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है। जब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है एक लाइन से अधिक स्टेटमेंट हो जाती हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट वहाँ पे लगा देते हैं। फिलहाल अब एक से अधिक हों या ना हो उससे आपको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बस यहाँ पे जैसे ये इफ लगा है तो इसके आगे सेमी कॉलन ना लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सारा कोड लिखना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है ना। तो अभी आप लोग सीख रहे हैं तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, नहीं तो एरर आती रहेगी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे इफ है, इफ यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगेंगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस लगानी होगी। कंडीशंस क्या है, जो आपने रिलेशनल ऑपरेटर जिसे बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर पढ़े हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंडीशंस लगेंगी, समझ पा रहे हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे कोड, तो ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है इफ का। और यहाँ पे अब इससे रिलेटेड दूसरा हमारा आ जाता है द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ के साथ जो एल्स स्टेटमेंट है वो यहाँ पे देखो इफ है, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, फिर एल्स है, फिर यहाँ पे नीचे फिर से कोई ना कोई स्टेटमेंट है। समझ गए ना। तो ये कुछ इसके सिंटैक्स हैं, और ये आपको मैं यह थ्योरी क्यों दे रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे फोकस थ्योरी पे ज़्यादा नहीं करना है, बस इसको रीड करिए और कोड पे ज़्यादा फोकस करना है। समझ पा रहे हैं ना। तो कोड पे जितना अच्छा फोकस करेंगे उतना आपकी पकड़ बनेगी, वरना आप थ्योरी बेस्ड तो आप मान लो किसी वाइवा वाले को बता देंगे ये थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन जब रियल में जब आप कोड करने जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब जो कोडिंग वाली क्लास आने वाली है उसे अटेंड करना ज़्यादा जरूरी है। तो थ्योरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, और कोडिंग वाली जो क्लास में वहाँ पे प्रैक्टिकली करके हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है इफ एल्स इफ और एल्स। इसका भी यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ से आप तरीका समझ सकते हैं कि इस तरह से कोड लिखा जाता है। जहाँ पे कंडीशन लगी वहाँ पे कंडीशन लगाना है, जहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ पे जिस लाइन पे अगर यहाँ पे दूसरा कोड लिखते हैं आप। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये है सिंटेक्स। तो सिंटेक्स का मतलब यहाँ पे इस तरह समझना है, और जब भी आपके अपने एग्जाम में लिखेंगे तो भी वहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे सिंटेक्स लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि उसमें एक पेज दो पेज का आप कोड लिख रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स बताया जाता है। तो इस तरह सिंटेक्स आप अलग अलग चीज़ का सिंटेक्स बता सकते हैं अपने एग्जाम में, है ना। तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा आ जाता है स्विच केस, और स्विच केस का यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए समझते हैं।
सबसे पहले आप देखिए स्विच केस है, तो इसके लिए स्विच कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा, किसका, स्विच कीवर्ड का। और यहाँ पे एन है, तो इसका मतलब क्या है, एन नाम का कोई ऊपर वेरिएबल लिया गया है, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी और वैल्यू मैच किससे करेगी, ये अलग अलग लेवल बने, ये देखो ये लेवल बने, ठीक है। अब ये लेवल पे जो लेवल है यहाँ पे, इस वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर ये लेवल की जो वैल्यू है वो मैच करती है तो वही केस यहाँ पे चलेगा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केस भी बने, तो पहला स्विच कीवर्ड है, यहाँ पे कंपलसरी लगाना, फिर अलग अलग केस बने ये, तो आप केस 1 केस 2 केस 3 इस तरह से बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखा है, अगर n की वैल्यू वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे केस 1 वर्क कर जाएगा, तो केस 1 चल जाएगा और यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने का मतलब कि अब नीचे वाले कोड नहीं चलेंगे। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हैं तो नीचे वाले कोड भी रन कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो ब्रेक है वो एक तरह से ऑप्शनल माना जाता है, इसे भी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो स्विच केस जब भी आपसे पूछा जाता है तुरंत माइंड पे आ जाना चाहिए, सबसे पहले स्विच कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग केस, मल्टीपल केस आप बना सकते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ आपको ब्रेक कीवर्ड का भी नाम याद आ जाना चाहिए, और लास्ट में कोई केस ट्रू नहीं होता है तो एक हमें ऑप्शनल लेके, मतलब बाय डिफॉल्ट एक लेके चलना पड़ता है, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया। तो अगर कोई केस यहाँ पे वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे डिफॉल्ट वर्क करेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे केस जो बनेंगे, केस और यहाँ पे जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसके आगे कॉलन लगेगा, क्या लगेगा, कॉलन, ना कि सेमी कॉलन। और यहाँ पे डिफॉल्ट में भी कॉलन लगेगा और लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन लगते हैं, और ब्रेक में भी सेमी कॉलन लगेगा। तो सेमी कॉलन और कॉलन में आपको डिफरेंस यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे कॉलन लगता है और कहाँ पे सेमी कॉलन लगता है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे स्विच केस स्विच हो गया और इसके अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा रहेगा। यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं जो चीज़ ऊपर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका सिंटैक्स है स्विच केस का। तो अलग अलग केस, आप मल्टीपल केसेस इसमें स्विच केस के बना सकते हैं। लास्ट में डिफॉल्ट कीवर्ड से यहाँ पे अगर कोई केस ट्रू नहीं होता तो आपको डिफॉल्ट वाला जो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, डिफॉल्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ है बाय डिफॉल्ट वो वर्क कर जाएगा। सिंपल है ना। तो ये था हमारा स्विच केस। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे स्विच केस का एग्जांपल है। एक है पीएचपी, आपको पता है कि पीएचपी जो भी हम कोड करने वाले हैं, तो पीएचपी टैग के अंदर ही हम कोड पूरा करेंगे। तो ये पीएचपी पूरा कोड हो गया, ये वाला हो गया, और यहाँ पे पीएचपी का हमारा वो एंगल ब्रैकेट क्लोज है। फिर यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया गया है फेवरेट कलर का, फैव कलर, और इसकी जो वैल्यू है वो रेड डबल कोट्स के अंदर रखी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो रेड है, फैव कलर की वैल्यू हो गई, मतलब जो रेड है किस पे साइन हो गया, फैव कलर पे साइन हो चुका है। तो जो फैव कलर की जो वैल्यू है क्या हो गई, रेड हो गई। अब यहाँ पे देखिए स्विच केस के अंदर लिखा है फैव कलर, क्या लिखा है, फैव कलर, मतलब ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने ये वाले वेरिएबल यूज कर लिया, अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, रेड। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल केसेस बने हुए हैं। सबसे पहला केस क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, ये हो गया। तीसरा केस क्या हो गया, ये हो गया। और लास्ट में यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे एक डिफॉल्ट बना हुआ है। अब इतने हो गए केसेस यहाँ पे हमारे। अब यहाँ पे देखो जो रेड है, अब इसकी वैल्यू 5 कलर की क्या हो गई हमारी, रेड हो गई। क्या हो गई, रेड। अब यहाँ पे रेड आके केसेस में मैच करेगा। अब पहले केस में आया तो देखो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रेड लिखा हुआ है, तो जैसे ही वाली वैल्यू यहाँ पे आई और इससे मैच किया तो दोनों हमारे मैच कर गए। इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी वर्क कर जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, योर फेवरेट कलर इज रेड, और फिर प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेड की जगह में ग्रीन होता, तो ग्रीन होता तो पहले यहाँ पे चेक करता, तो केस यहाँ पे रेड है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रेड है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, इसका मान लो ग्रीन होता तो इससे मैच नहीं करेगा, तो ये यहाँ से स्किप करके आ जाएगा केस 2 पे। अब यहाँ पे केस 2 पे चेक करेगा क्या ग्रीन और केस की वैल्यू जो मैच है, मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही, तो आ जाएगा केस 3 पे। यहाँ पे देखेगा जो केस की वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी ग्रीन, वो दोनों मैच कर रही है, तो ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर किसी कारण बस कोई केस मैच नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट आएगा, डिफॉल्ट में जंप करके और इसके अंदर जो कोड लिखा है वो रन कर जाएगा। सिंपल है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कोड वर्क करेगा जब भी हम स्विच केस में कोड करने जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग इनके सिंटैक्स है और यहाँ पे मैं आप थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम जब इसमें कोड करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कोड नहीं करा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके जब भी आपको एग्जाम होगा या फिर टेस्ट होगा तो वहाँ पे भी आप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ इस तरह से आप अपने जो एग्जाम के कॉपी है वहाँ पे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ़ क्या होती है, इफ़ के साथ एल्स क्या होता है, और इफ़ एल्स इफ और एल्स का क्या मतलब है, और स्विच केस का क्या मतलब है। सिंपल है, इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई। आई होप आगे बढ़ें। अब इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हमारे पास लूप्स भी आ जाते हैं। अब लूप का मतलब क्या है, मान लो कि मैं एक
जैसे कि मुझे 1 to 100 कोई मार्क नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 to 100 जो भी गिनती है, तो 1 से 100 तक हमें कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमें 1 को प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर 2 को प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर 3 को प्रिंट कराना पड़ेगा। इस तरह से जब हम अलग अलग इको का यूज करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग हर बार प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास लूप आ जाता है। लूप का मतलब क्या होता है? घुमाना। अब किसी जो भी है बार बार उसे घुमा रहे हैं तो वो चीज़ प्रिंट होता जाएगा। अब इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारे पास जो लूप आ जाते हैं, तो लूप हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ पे मेनली जो यूज किए जाते हैं वो आते हैं। जैसे पहले हो गया व्हाइल लूप, दूसरा हो गया डू व्हाइल लूप, तीसरा हो गया फॉर लूप। चौथा यहाँ पे और भी आ जाता है जिसे बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो ये एरे के साथ यूज होता है। तो जब मैं आपको एरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वहाँ पे फॉर ईच के बारे में बताऊंगा। मेनली जो अभी हम लेके चल रहे हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लूप्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताओ। तो आपको 3 तरह के लूप बताने हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आप फॉर ईच लूप भी डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जो मेनली ये है तो इनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाता है हमारा लूप। ठीक है, तो यहाँ पे लूप किस लिए यूज किया जाता है? जब एक ही जो स्टेटमेंट है उसे बार बार आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए हमारे पास लूप आ जाते हैं। अब कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार की मेनली, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, और जब अगर दूसरा यहाँ पे और भी नाम लेना तो फॉर ईच लूप भी ले सकते हैं, जो कि एरे के साथ यूज होता है। सिंपल है ना? तो व्हाइल लूप का मतलब क्या है? थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। चलो इस तरह समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूँ कि इनका सबका मतलब क्या है। हमारे पास 3 लूप हैं। सबसे पहला हो गया व्हाइल लूप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया डू व्हाइल लूप, तीसरा यहाँ पे हो गया फॉर लूप। ठीक है, अब व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है? सबसे पहले इसमें व्हाइल कीवर्ड का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगती हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है। कंडीशन हो गया, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, और फिर बाद में यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाता है। और यहाँ पे व्हाइल लूप, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया, और यहाँ पे इको भी हमने कर दिया। इसका मतलब क्या है? जो हमारा व्हाइल लूप होता है इसमें कंडीशंस कुछ लगेंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर बाद में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे डू व्हाइल लूप क्या है? डू व्हाइल लूप का मतलब क्या है? डायरेक्ट हम जो व्हाइल लिखा है यहाँ पे लिख देंगे डू। क्या लिख देंगे? डू। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और जो यहाँ पे ये चीज़ है इसे सबसे लास्ट में रख देंगे। कहाँ पे? इसके जगह पे। तो डू व्हाइल लूप हो गया, और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। और जो कंडीशन है यहाँ पे, और लास्ट में आपकी कंडीशन आ जाएगी व्हाइल, और यहाँ पे आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लग जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है? सबसे पहले फॉर लगेगा, और यहाँ पे वैल्यू इनिशलाइजेशन होगा। तो वैल्यू इनिशलाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू इनिशलाइज कर दिए। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे कर दिए 1 सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे कंडीशन लगेगी। तो इससे मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ।
इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, फिर यहाँ पे लगता है कंडीशन, फिर सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे लगता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसे प्रिंट कराएंगे और कर्ली ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो तीनों में यहाँ पे डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी। वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस व्हाइल लूप से पहले कोई ना कोई वैल्यू के अंदर वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद कंडीशन लगती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा में क्या है, डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और लास्ट में जाके कंडीशन लगती है। क्या है, लास्ट में जाके कंडीशन लगती है, और उस कंडीशन में सेमीकोलन लग जाता है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है। इसका रीजन क्या है, सेमीकोलन तब लगाया जाता है जब कोड, वो जो लाइन है वो पूरा खत्म हो जाए वहाँ पे। जैसे कि हिंदी में आपको पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, सेम वैसे यहाँ पे कोड है। अगर कोड का आगे कोई कंडीशन नहीं बनी हुई है और उस लाइन का आगे से मतलब कुछ अब है ही नहीं, खत्म होता है, तो वहाँ से सेमीकोलन हम लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। तो व्हाइल और डू व्हाइल और फॉर लूप में जनरली आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है आपके वाइवा में। तो व्हाइल लूप में पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर उसके बाद कंडीशन लगेगी, और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे डू व्हाइल में क्या होगा, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, क्या होगी, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और लास्ट में जाके कंडीशन लगेगी। अब लास्ट में जाके कंडीशन लगती है, इसलिए यहाँ पे जो कोड लिखा जाता है, अगर वो कोड आप गलत भी लिख देते हैं तब भी एक बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक बार यहाँ पे जो चीज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर एक बार हमारा पूरा प्रोग्राम हमारा गलत भी हो जाता है, तब भी जो चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रिंट कराया गया है वो एक बार जरूर प्रिंट हो जाएगा। फिर बाद में कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, वो फिर कंडीशन चाहे फॉल्स निकले या फिर सही निकले। समझ पा रहे हैं ना। तो एक बार ये प्रोग्राम रन कर जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, कभी भी रन नहीं करेगा अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर भी एक बार ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा वाला प्रोग्राम। तो व्हाइल और डू व्हाइल में ये दोनों डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर फॉर की बात करें तो इसमें अलग अलग सब चीज यूज हो रहे हैं। पहले वैल्यू इनिशियलाइज अलग हो रही है सबसे टॉप में, फिर बाद में कंडीशन लग रही है, फिर बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर लास्ट में यहाँ पे कंडीशन लग रही है। लेकिन फॉर लूप है, इसमें तीनों एक साथ लग जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, फिर बाद यहाँ पे कंडीशन लगी, फिर कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना है वो हो गया। तो तीन चीजें यहाँ पे हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तीनों कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। ये इनका बेसिक सिंटेक्स था। इसके बारे में और भी हमारे पास पीडीएफ है और नोट्स है, उसकी हेल्प से भी हम हेल्प लेते हैं, उससे वहाँ से भी समझते हैं। तो सिंपल सा मैंने जो डिफरेंस बताया व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप में, कुछ इस तरह से डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है, जैसे मैंने इन तीनों में डिफरेंस बताया कि इसमें एक साथ सारी चीज वर्क करती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, लास्ट में कंडीशन लगेगी। और इसमें क्या, व्हाइल लूप में क्या होगा, पहले वैल्यू का इनिशियलाइजेशन ऊपर होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं आप, उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू देंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर इनिशियलाइजेशन के बाद हो गया कंडीशंस, और कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और लास्ट में हमारा जो भी क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब इसके पीडीएफ के फॉर्म में इसे जो भी है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो व्हाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एच लॉन्ग एच ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो जो इसके अंदर का है जो चीज़ वो प्रिंट हो जाएगा। इसका कुछ देखिए सिंटैक्स है, व्हाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइल कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, फिर बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ये चीज़ है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल है। इसका प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे PHP अपना टैग स्टार्ट किया गया, फिर यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया गया x नाम का, उसके अंदर क्या है वैल्यू 1 असाइन हो गई। 1 असाइन हो गई तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहाँ पे जब while है इसके यहाँ पे कंडीशन जो लगी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से ऐसे समझते हैं, हाँ while, और यहाँ पे 1 करता हूँ और लेस देन और इक्वल टू क्या है 5। अब यहाँ पे देखिए क्या जो 1 है 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्या बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे एक चीज कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, छोटा है। तो अगर जो 1 है 5 से छोटा होता है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, क्योंकि 1 तो 5 से छोटा ही, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या मतलब है, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ में क्या लिखा है, द नंबर इज, जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हो जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे आया और नीचे इसे मिल गया इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक वैल्यू ऐड कर देना, क्योंकि x प्लस प्लस लिखा है, x प्लस प्लस का मतलब होता है x प्लस 1।
तो x पे एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 2। अब 2 हो जाएगा तो फिर जाके यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पे 2 हो गया तो 2 यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। और ट्रू हो गई तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और ये चीज़ क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा इसकी जगह से, प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 फिर प्रिंट हो गया। अब 2 प्रिंट हो गया तो यहाँ पे फिर आया, जिस यहाँ पे प्रोग्राम जंप करके नीचे जैसे स्टेटमेंट में आया तो यहाँ पे एक्स प्लस प्लस हो गया। अब एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या है? फिर से जो यहाँ पे 2 हुआ था वो 2 + 1 हो गया। 2 + 1 होने के बाद कितना हो गया? 3। अब 3 हो गया तो फिर इधर से पूछा। अब यहाँ पे 3 x की जगह में रख के देखो, क्या 3 5 से छोटा है बराबर है? छोटा है तो एक कंडीशन यहाँ पे वर्क कर ही रही है। अब छोटा है तो कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो फिर से आया इसमें इको पे, और जहाँ पे द नंबर इज ये लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? $x की जगह में क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। अब 3 हो गया तो यहाँ पे ब्रेक होगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा कोड यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखेगा क्या स्टेटमेंट लगाए x प्लस प्लस, तो 3 से फिर इंक्रीज होकर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से पहुँचेगा 4 यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या 4 5 से छोटा है या फिर बराबर है? तो यहाँ पे 4 हमारा क्या है? 5 से छोटा ही है। कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू हो गई तो फिर से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा इसके जगह पे। तो यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे 4 जिससे इस स्टेटमेंट पे आया नीचे, तो यहाँ पे 4 + 1 हो गया। 4 + 1 हुआ तो मतलब 5 हो गया। 5 पहुँचा फिर से ऊपर। किस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है इसे समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे 5 पहुँचा। अब यहाँ पे 5 इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा? 5। अब यहाँ 5 से छोटा तो नहीं है, 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन क्या है? ये बराबर है। क्या है? बराबर है। बराबर है तो फिर से हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ट्रू कंडीशन पे क्या है? ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। 5 प्रिंट हो गया तो इसके जस्ट नीचे फिर से आया और यहाँ पे आया हमारा स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखता है कंपाइलर क्या हो रहा है, x प्लस प्लस, तो 5 की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 हो गई तो फिर इसके आगे कोई कोड तो है नहीं, तो इसलिए फिर से यहाँ से ऊपर मुड़ेगा और यहाँ पे आया और इसकी जगह में रखेंगे, देखेंगे 6, तो 6 लेस देन और इक्वल टू 5। तो क्या 6 5 से छोटा है? नहीं है, छोटी वैल्यू नहीं है। क्या 6 जो 6 है वो 5 के इक्वल टू है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स, और कंडीशन हमारी जो अगर फॉल्स हो जाती है तो अब ये यहाँ पे ना इको करेगा ना ये करेगा, डायरेक्ट यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कंपाइलर का है आउटपुट जनरेट करता है, और सिंपल यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। किसके अंदर लगा है कंडीशन? व्हाइल लूप के अंदर लगा है। सोच पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे व्हाइल लूप देखिए किस तरह से काम करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे डू व्हाइल भी हमारा वर्क करेगा। तो इसे ध्यान से समझना है आपको, किस तरह से यहाँ पे सारे प्रोग्राम वर्क करते हैं। तो मैंने पहले इसे समझाया। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया गया है, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर का। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है ध्यान से, और बार बार खुद से, मतलब जब जैसे कि आप लें इस पूरे कोड को लिखें और किस तरह से यहाँ पे कोड वर्क कर रहा है, तो उससे आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आगे चल के आप बड़े एग्जाम्स देंगे और ये फिर आप बड़ी प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, तभी जाके आप लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे आगे चल के, है ना? तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। जितने भी हमारे लूप हैं या इफ एल्स कंडीशन है या फिर ऑपरेटर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी माने जाते हैं, तो इन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब यहाँ पे देखो जो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, जो चीज़ मैंने आपको समझाया है, ये कैसे काम हो रहा है, उसी को थ्योरी फॉर्म में दिया गया है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है एक्स प्लस प्लस का। तो देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होता है इसमें, इनिशियलाइज द लूप काउंटर $x एंड सेट द स्टार्ट वैल्यू टू 1, तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर बाद में देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन द लूप एज लॉन्ग एज $x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी कुछ दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना? तो जो चीज़ यहाँ पे शो कराया गया है उसका मतलब यहाँ पे बताया गया अलग अलग लाइन का मतलब। तो जो आपको थ्योरी मिलेगी कुछ यही वाली नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ से आप अपनी नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, आ गया यहाँ चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया दिस एग्जाम्पल काउंट टू 100 बाई 10s। अब यहाँ पे देखो फिर से व्हाइल लूप लगा है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 से स्टार्ट की गई है, मतलब x की वैल्यू जो असाइन की गई है वो 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू का इनिशियलाइजेशन जो हो रहा है, x की वैल्यू 0 हो गई, तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरा इसे क्या बोलते हैं? कंडीशन। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है?
ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो मैंने सिंटेक्स में बताया वही है, इंक्रीमेंट, और ये क्या हो गया डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इतना चीज़ समझ में आ गया आपको ना। तो मैं इसे आपको ऐसे भी हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी। इनिशियलाइजेशन हो गया, और फिर यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आ गया ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ से आई होप आपको अब समझ में आएगा कि इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इसका मतलब है कंडीशन, और यहाँ पे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप लोग फोकस करेंगे, तो पहले तुम्हारा व्हाइल लूप ही लगा है, उसके बाद प्रिंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 की फॉर्म में हो रहा है, मतलब जो x की वैल्यू है उसमें 10 ऐड हो जा रहा है। ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया होगा, अगर आप लोगों ने ऑपरेटर वाली क्लास अटेंड की होगी तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे 10 ऐड होकर इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहाँ से हमें 100 तक नंबर प्रिंट कराने, लेकिन विदाउट 10 ऐड होता जाएगा तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। कैसे वर्क कर रहा है, सिंपल सा, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या है 0 रखना है सबसे पहले, तो इसे समझते हैं हम लोग इधर। जीरो और लेस देन और इक्वल टू हमारा क्या हो गया 100। सिंपल है, यहाँ पे इतना चीज़ें, इस कंडीशन को हमने उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इको और द नंबर इज, इसे हमें प्रिंट कराना है बार बार x की वैल्यू को, फिर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा जो भी होगा। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या जो 0 है वो 100 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो अब आएगा प्रोग्राम यहाँ पे इको पे, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या प्रिंट हो जाएगा, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आया x के साथ यहाँ पे 10 ऐड हो गया, तो 0 प्लस 10 होगा तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, और 10 हो जाएगी तो अब यहाँ पे जंप हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 10 100 से छोटी वैल्यू है, क्या 10 100 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो इसके अंदर जब आया नेक्स्ट वाला कोड यहाँ पे रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया तो इसका मतलब यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आया और ब्रेक होकर यहाँ पे देखा तो एक्स की वैल्यू हमारी ऑलरेडी क्या है 10 है, और 10 इसमें और ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी वैल्यू 20 हो जाएगी। अब 20 ऐड हो जाएगी तो इसके आगे कोई कोड है नहीं, तो इसलिए फिर से यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 20 लेस देन और इक्वल टू 100, क्या 20 100 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है अभी, तो छोटी इसका मतलब क्या है, कंडीशन हो गई ट्रू, और ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है ये इको, यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20, और 20 हो गई यहाँ पे, तो फिर इसके ब्रेक होके आया नीचे, और 20 यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 20, और आगे क्या है 10, 10 इसमें असाइन हुआ, और 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। अब 30 हुआ तो फिर यहाँ पे इसके आगे कोई कोड नहीं है, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, कंडीशन पे गया और एक्स की जगह क्या रखा 30, हो गया सिंपल। अब यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, क्या 30 जो है वो 100 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, छोटी है तो कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है, आया फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे और यहाँ पे प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। अब इस तरह बार बार कंडीशन होगी जब तक यहाँ पे लेस देन 100 के बराबर नहीं आ जाता। एक टाइम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ और यहाँ पे हो गई वैल्यू 100, लेस देन और इक्वल टू 100 हो गया। अब यहाँ पे चेक करना है क्या 100 से छोटी वैल्यू है, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है इक्वल टू, लेकिन छोटी तो नहीं है, लेकिन क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, और लास्ट में जाके ट्रू हो गई तो यहाँ पे जाके 100 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आया, फिर यहाँ पे 100 में फिर से 10 ऐड हो गया, अब 10 ऐड हो गया तो कितना हो गया 110,
अब यहाँ पे 110 रखा जाएगा, 110 लेस देन और इक्वल टू 100, और यहाँ पे अब चेक किया जाएगा क्या 110 जो है 100 से छोटी वैल्यू है, नहीं है, क्या इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे अब नहीं जाएगा, अब वो डायरेक्ट यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे स्किप कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कोड ही नहीं चलेगा, तो यहाँ से इसलिए ये जो इसमें जो आउटपुट आएगा तो वो 0 to 100 यहाँ पे आउटपुट आपका आने वाला है, यहाँ पे इसके बाद वाला आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए कंडीशंस वर्क करती हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है, बस इस तरह से आपको समझाना है, बाकी चीज़ हम जब इसका कोड करेंगे तो वहाँ पे एक ऑर्डर पे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन लगती है, फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। डू व्हाइल पे क्या होता है, जहाँ पे ये व्हाइल लिखा है ना, इस पूरी कंडीशन की जगह पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दोनों में डिफरेंस किस तरह से करना है, नहीं तो आप लोग आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे लगता है ये पता भी नहीं कौन सा है वो, देखो अब जो जब भी आप डू व्हाइल कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे तो इस पूरे की जगह पे जो व्हाइल लिखा है यहाँ पे और पूरी कंडीशन है, इस पूरे की जगह में आपको लिख देना है डू, क्या लिख देना है, डू, और डू लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और जो पूरी कंडीशन जिसे मैंने हाईलाइट किया है इसे सबसे लास्ट में रख देना है कर्ली ब्रैकेट के बाहर, कहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट के बाहर, तो आपका डू व्हाइल लूप बन जाएगा। अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि व्हाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है और डू व्हाइल लूप किस तरह से लिखा जाता है। तो अगर आपको व्हाइल लूप लिखना आ गया तो सिंपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डू व्हाइल कैसे लिखना है। तो डू व्हाइल अगर उसी कोड को डू व्हाइल के लूप की हेल्प से बनाना है तो जहाँ पे व्हाइल लूप लिखे हैं, व्हाइल और विद अ कंडीशन, तो इस पूरे की जगह में आपको लिख देना सिंपल सा डू, और डू लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ पे सब कुछ होगा यहाँ पे, और जो पूरी कंडीशन ये है व्हाइल लूप वाली, इस पूरे को उठाना है और जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है उसके बाद उसे लिख देना है, तो सिंपल आपका डू व्हाइल में प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएंगी, और इस एग्जाम्पल को नोट करना है, खुद से आपको सॉल्व करके देखना है किस तरह से आउटपुट जनरेट होता है, क्योंकि अब विद सेकेंड आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है, लेकिन अंदर की क्रिया जो होती है वो हमें पता नहीं चलती किस तरह से काम हो रहा है। तो ये जो किस तरह से काम हो रहा है इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके आगे कुछ होगा, वरना दिखावे से काम नहीं चलेगा कि हमने ये कर लिया, हमने हमारी ये नोट्स इतनी अच्छी है और ये चीज़ हमें मार्क्स हमारे इतने अच्छे आए हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तभी आपको पता है कि आप अच्छी जॉब लगेगी, और वहाँ पे से आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ आने लगी है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन को समझी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी समझा। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ इसके अंदर यूज हुआ था उस थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हुई, फिर कहाँ तक हमें कंडीशन लगी हुई है 0 to 100, यहाँ पे कंडीशन लगी है, फिर यहाँ पे x + 10 हो रहा है, इनका मतलब क्या है रियल में, तो वो चीज़ यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डू व्हाइल लूप। अब देखो डू व्हाइल लूप का यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, डू और इसके अंदर कोड है, फिर बाद में व्हाइल, इस कर्ली ब्रैकेट के देखो बाहर व्हाइल लूप लगा है और उसके अंदर कंडीशन लगी हुई है और लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता है, देखो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा होगा, ये देखो व्हाइल लूप में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, लेकिन जैसे डू व्हाइल आ गया तो यहाँ पे देखिए इसके सिंटेक्स में यहाँ पे व्हाइल पे देखो सेमीकोलन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप डिफरेंस आप लोग बता सकते हैं जबकि आपको बार में पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। PHP टैग अपना स्टार्ट है और एक्स की वैल्यू जहाँ पे इनिशियलाइज है वो 1 है, और यहाँ पे डू पूरे की जगह में देखो डू लगा है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इको कराया गया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, और लास्ट में जो यहाँ पे इसके डू की जगह में व्हाइल लूप लगा हुआ था तो उस पूरे को उठा के लास्ट में रख दिया गया है। तो सिंपल से इस तरह से आप भी कोड लिख सकते हैं, बस यही दोनों में डिफरेंस होता है किस तरह से लिखते हैं, बस ये तरीका आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप और फॉर लूप किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स की वैल्यू 1 है और डू है ये है, और यहाँ पे देखा अब इसकी ये किस तरह से वर्क करता है इसे भी समझ लेते हैं। वैसे सिंपल है, वैसे वर्क करता है, लेकिन फिर भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, बिगनर हैं भाई आप लोग। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे आ गया डू व्हाइल लूप और इसके अंदर क्या होगा द नंबर इज ये। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है तो कोई कंडीशन चेक हमें करनी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगी और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 1 के साथ इंक्रीमेंट हो गया, 1 इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 हो गया तो इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगी है कि 2 यहाँ पे 5 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे जब ऊपर आया
वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 2 एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 फिर इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। हाँ 2 प्रिंट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो x + 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 + 1 हो गया 3, और 3 यहाँ पे जाके चेक होगा इस कंडीशन पे, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 3 यहाँ 5 से छोटी वैल्यू है? हाँ छोटी है, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, और ट्रू हो गई तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे 3 को प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 4 चेक करेगा, 4 5 से छोटा है, हाँ छोटी वैल्यू, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, इसके ऊपर आया और यहाँ पे 4 क्या हुआ प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे आया x ++, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 5, क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो छोटी तो नहीं है लेकिन इसके बराबर है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी ट्रू। 5 5 के बराबर होगी तो कंडीशन हो गई ट्रू, और यहाँ पे आया और यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद आ गया 5 + 1, 5 + 1 का मतलब 6, अब 6 यहाँ पे चेक हो गया, क्या 6 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या जो 6 वैल्यू है 5 से छोटी है? नहीं है, क्या इक्वल है? नहीं है, तो दोनों मतलब कंडीशन क्या होगी फॉल्स, फॉल्स हो गई तो ऊपर जाएगा, लेकिन कंडीशन हो गई फॉल्स तो ऊपर क्यों जाएगा, जाहिर सी बात यही है, तो जब तक यहाँ पे इस कंडीशन का इतने में प्रिंट करा देगा, सिंपल है। तो ये हो गया यहाँ पे डू व्हाइल लूप। अब ऐसे ही यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके बारे में एक नोट पॉइंट है कि ना डू व्हाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन। मैंने आपको जैसे बताया कि आफ्टर एग्जीक्यूशन एक बार कोड तो आपका डू व्हाइल का चलेगा ही चलेगा, और कंडीशन वहाँ पे गलत हो तब भी, तो ये चीज़ यहाँ पे नोट में बताया गया, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो डू व्हाइल का एक लूप और एग्जाम्पल और भी है, तो सेम ऐसे ही है, सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे लगा दिया गया है, और फिर यहाँ पे उसे चेक किया गया है, तो सिंपल वही है, आई थिंक वही प्रोग्राम है क्या, नहीं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसे आप लोग अपने सॉल्व करने की कोशिश करना, सारी चीज़ आपको पता है, सिंपल मैंने आपको डू व्हाइल लूप समझा दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फॉर लूप, क्या आ जाता है फॉर लूप, और फॉर लूप में तीनों चीज़ एक साथ चलने वाली है, वैल्यू का इनिशियलाइजेशन भी होगा एक साथ, सेमी कॉलन, फिर उसके बाद कंडीशन भी लगेगी, और कंडीशन के बाद क्या है फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका कुछ सिंटैक्स है, फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया, पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे कंडीशन होगी, फिर इसके बाद क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, पेरेंथेसिस ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे पूरा कोड लिखा जाएगा, फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो लिखने का कुछ सिंटैक्स था, एक तरीका था, कुछ इस तरह से आपको फॉलो करना है, सिंपल सा। यहाँ पे कुछ पैरामीटर है जो यहाँ पे ये यूज हुए हैं, इनिट काउंटर और टेस्ट काउंटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले इनिट काउंटर में क्या है इनिशियलाइज द लूप काउंटर, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगी, तो दूसरा टेस्टेड काउंटर, फिर हम इवेल्युएट फॉर ईच लूप आइटरेशन इफ इट इवेल्युएट्स टू ट्रू द लूप कंडीशंस, इफ इट इवेल्युएट्स टू फॉल्स द लूप एंड्स। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे उसके अंदर का जो सारी चीज़ें वो प्रिंट होंगी, कोड वर्क करेगा, अगर फॉल्स हो जाता है तो वहाँ पे लूप हमारा एंड हो जाएगा। फिर क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट काउंटर का मतलब क्या है इंक्रीज द लूप काउंटर वैल्यू, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसे इंक्रीज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई होगी। अब यहाँ पे सिंपल इसका प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल से प्रोग्राम बना हुआ है, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। फॉर लूप लगा हुआ है और $x की वैल्यू 0 है, वो इनिशियलाइज हुई है, तो यहाँ पे इसे समझा देता हूँ मैं, क्या है ये इनिशियलाइजेशन क्या है, इसे आप अपने नोट, आप जो भी नोट्स बनाए वहाँ पर जरूर लिखें, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि अब बिगनर्स में अक्सर हम भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। फिर यहाँ पे क्या है कंडीशन, कंडीशंस, फिर बाद में क्या है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो तीनों एक साथ इसमें वर्क कर रही है, विद यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेट किया गया सबको, ठीक है ना, और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करा दिया गया है। अब ये किस तरह से वर्क करता है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 है, और यहाँ पे 0, इस पूरी चीज़ को इधर लिख देता हूँ सिंपल सा समझाने के लिए आपको। यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, और यहाँ पे डॉलर, जो x की वैल्यू है वो 0 हो गई, और सेमी कॉलन हो गया, यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है $x इज लेस देन और इक्वल टू 10 हो गया, सेमी कॉलन लगा हुआ है, और $x यहाँ पे क्या है इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन को यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले, तो x की वैल्यू क्या है 0, क्या है x की वैल्यू क्या है सिंपल सा 0, और 0 है तो इसका मतलब क्या है ये हो गया इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रख दी क्योंकि इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ था, तो यहाँ पे क्या 0 10 की जो यहाँ पे 10 है उससे छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो इसके आगे जाएगा,
और यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो 0 + 1, 0 + 1 होने के बाद कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। अब 1 हो गई तो फिर यहाँ पे कंडीशन जाके चेक होगी, क्या 1 10 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, तो इंक्रीमेंट कर दो। और फिर यहाँ पे क्या है x++। अब यहाँ पे x++ होने के बाद यहाँ पे कुछ प्रिंट भी कराया गया है, तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे 0 हमारा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 1 + 1 हो गया यहाँ से, तो इसका मतलब हो गया 2। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब 2 हो गए तो आगे जाके कंडीशन चेक होगी, क्या 2 < < 10 है, हाँ है, ट्रू हो गया। और यहाँ पे इसके बाद कंडीशन के बाद ये चीज़ प्रिंट होता है, क्या होता है, प्रिंट। तो मतलब जो यहाँ पे इको लिखा है, तो ये कंडीशन चेक होने के बाद ये इको हो जाएगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, तो मतलब इसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पे जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू इसकी इनिशियलाइज होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद फिर से प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इस फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इको हुआ, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर इको होने के बाद फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, 2 + 1 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 हमारी छोटी वैल्यू है 10 से, तो यहाँ पर 3 जो छोटी वैल्यू है 10 से, तो यहाँ कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इको हो जाए और यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा 3 + 1 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियलाइज होकर 4 हो गई, और 4 यहाँ पे चेक कोई कंडीशन 4 10 से छोटी वैल्यू है, हाँ छोटी है, तो फिर बाद में इको होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से जब तक 10 के बराबर नहीं हो जाएगी तो हम यहाँ पे ये लूप चलता रहेगा बार बार, और उस चीज़ को प्रिंट करता रहेगा, और यहाँ पे फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ही लगी है, एक्स की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है या फिर 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पे रुक जाएगा और लूप का हमारा एंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लूप वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया, इफ़ एल्स कंडीशन सारी समझ ली, और लूप्स के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, और तीनों लूप में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको डिफरेंस को ध्यान रखना है। और यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं +10 का, तो इसे आप लोग अपने सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब इसके बाद आ जाता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। क्या आ जाता है, गो टू स्टेटमेंट। लगातार बोलते बोलते खांसी आ जा रही है, सॉरी। तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट आ गया। गो टू स्टेटमेंट का रियल में मतलब क्या है, गो टू का मतलब जंप करना, इसे बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट भी इसे बोल दिया जाता है। तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जंप स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट के बारे में आपको बता देना है। तो किस तरह से वर्क करता है, सिंपल से मैं आपको एग्जाम्पल फॉर्म में समझाता हूँ। गो टू स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप थ्योरी अपने हिसाब से लिख देना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से जंप करता है, जैसे जैसे यहाँ पे बताऊँ उस हिसाब से आपको थ्योरी लिख देना है। यहाँ पे लेवल क्रिएट किया जाता है, क्या क्रिएट किया जाता है, लेवल क्रिएट किया जाता है। सिंपल से यहाँ पे फॉर लूप लगाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉर लूप पूरा समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लूप के जस्ट अंदर ही इफ कंडीशन लगी हुई है। मैंने आपको बताया उसके अंदर की इको जाके उस स्टेटमेंट जाके प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। अब मैंने ये भी बताया कि वहाँ पे स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट प्रिंट ही हो, वहाँ पे अलग अलग लॉजिक भी लग सकते हैं। तो आप जिस देखिए यहाँ पे अलग अलग लॉजिक ही लगा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर तुरंत एक इफ कंडीशन और भी लग गई, और यहाँ पे बताया गया यदि ए की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल इक्वल यहाँ पे लगा है। जैसे ही ए की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे ये जंप हो जाए, कहाँ पे पहुँच जाए, इस नाम पे पहुँच जाए। गो टू मतलब चला जाए कहाँ पे, इस लेवल पे। तो यहाँ पे हमने एक लेवल क्रिएट किया ABC नाम का, किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, और इस ABC के बारे में आपको नीचे जाके कहीं कोड में बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABC के बारे में हमने ABC के अंदर एक चीज़ प्रिंट करा दिया, दिस इज ए न्यू कोड। क्या है, दिस इज ए न्यू कोड। तो जैसे ही ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो के ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो ए की वैल्यू जैसे इसके 3 के बराबर हुई तो यहाँ पे आया गो टू इसे मिला और उसने बोल दिया कि जाओ ABC के पास भाई। तो उसने ABC में गया और यहाँ से ABC में जाने के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे 20 का जितना भी ये कोड है, ये चीज़ इसे ये कोई रीड नहीं करेगा। डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, जंप होके डायरेक्ट ABC के पास जाएगा, और ABC के अंदर जो चीज़ कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसे प्रिंट कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से गो टू कोड बनाया जाता है। स्टेटमेंट यहाँ पे एक लेबल क्रिएट किया जाता है, गो टू का मतलब कोई नाम दिया जाता है और उस नाम के आगे सेमीकोलन लगाया जाता है, और फिर जब इसे जहाँ पे इसके बारे में बताना होता है कि इसके अंदर क्या लिखना है हमें, तो वहीं से कॉलन से सेपरेट करते हैं। किससे, कॉलन से।
तो यहाँ पे ABC का नाम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमने यूज़ किया और इसके अंदर कुछ चीज़ प्रिंट करा दी और 20 का कोड यहाँ पे फिर वर्क नहीं करता, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो किस इस तरह से कुछ गो टू स्टेटमेंट हमारा वर्क करता है। हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे जब इसका कोड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बाकी आप लोग इसे प्रैक्टिस के लिए किस तरह से कोड करते हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पे। ये सारे कोड वर्क करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या है? ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ब्रेक का मतलब क्या है और कंटिन्यू का मतलब क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है। ब्रेक वो साइकिल बाइक वाली मतलब ब्रेक लगा लेना और कंटिन्यू मतलब वही सब कंटिन्यू कर देना। इस चीज़ को यहाँ से रिलेट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। ब्रेक का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो हमने भी ऑलरेडी पढ़ लिया, तो यहाँ पे इसे स्किप करते हैं। आप लोग इसे रीड कर लेना जो भी थ्योरी है। बस यहाँ पे लॉजिक में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। ब्रेक का एग्जाम्पल यहाँ पे समझे तो यहाँ पे फॉर लूप है सिंपल सा, इसके अंदर जो चीज़ कोड लिखा है आई होप आपको अब समझ में आने लग गया होगा फॉर लूप क्या होता है रियल में। मैंने बहुत ही अच्छे से अपने अकॉर्डिंग समझाने की पूरी कोशिश की है। तो ब्रेक का मतलब क्या है, ये फॉर लूप यहाँ पे लगा, ए की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की गई और फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए, तब तक यहाँ पे कंडीशन वर्क करती रहेगी और बार बार लूप चलता रहेगा। बाकी ए प्लस प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। एक टाइम के बाद ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद इंक्रीमेंट होते होते ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3। 3 इक्वल 3। अब जैसे ही यहाँ पे 3 इक्वल 3 हुआ तो उस केस पे यहाँ पे आ जाएगा, इसे मिल जाएगा ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक ही समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो ब्रेक का मतलब क्या है, जैसे ही ए की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे प्रिंट तो हमें कराना था 1 से लेकर 10 तक, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और हमने लगा दिया कि जैसे ए की वैल्यू 3 हो जाए तो वहाँ पे ब्रेक कर जाए हमारा स्टेटमेंट। तो ब्रेक कर जाए का मतलब जैसे ही ए की वैल्यू 3 हो जाएगी वहाँ से ये ब्रेक अब ये ऊपर न जाके डायरेक्ट ये क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। ये फिर जो भी यहाँ पे कंडीशन है उसे बाहर निकल देगा। तो यहाँ पे ब्रेक लगने के बाद ही आगे कुछ प्रोग्राम वर्क ही नहीं करेगा, ब्रेक मतलब वहाँ से चीज़ काम खत्म। तो इसलिए सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा और जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है तो आगे का जो भी 10 तक जो वैल्यू जानी थी वो अब नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया। और ब्रेक मतलब क्या है, यहाँ से उठ के डायरेक्ट कोड से बाहर निकल जाएगा वो कर्ली ब्रैकेट के बाहर। तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक वर्क करता है। और अगर यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम लगा देते हैं तो कंटिन्यू का रियल में मतलब क्या है उसे समझते हैं। यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे लगा है ये, और यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू 3 के बराबर होती है तो ए की वैल्यू 3 के बराबर है मतलब कि कंटिन्यू हो जाए। तो कंटिन्यू यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 3 के बराबर हुई तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऊपर गया। अब यहाँ पे जो ए की इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू जैसे 3 होती है तो इसे प्रिंट ही नहीं करेगा। क्या करेगा, इसे प्रिंट ही नहीं करेगा, बल्कि उसके आगे से जो कोड को प्रिंट करना है उससे प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो कंटिन्यू कुछ इस तरह से वर्क करता है। ब्रेक तो वहाँ से पूरा कोड को ही रोक देता है, आगे चल के पूरा कोड जो भी चीज़ प्रिंट कराना है वो प्रिंट ही नहीं करता। लेकिन कंटिन्यू क्या है, जिस पे हम लगाएंगे केवल उसे प्रिंट नहीं करेगा, बाकी उसके आगे चीज़ फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब जैसे कंडीशन यहाँ पे आई, यहाँ से कंटिन्यू कर गया और आगे उसे प्रिंट ही नहीं किया। यहाँ से कंटिन्यू जैसे स्टेटमेंट मिला फिर से ऊपर पहुँच गया लूप में और आगे उसने प्रिंट ही नहीं किया, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होती। सिंपल है ना। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, इस तरह से वर्क करते हैं और इस तरह से आप थ्योरी बेस में भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की और काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझा हम लोग। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस प्लेलिस्ट को। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।